जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए यूपीपीएससी बेस के अंतर्गत पे जनरल स्टडीज़ का पेपर नंबर जो 4 है 2023 के बेस में जो 28 सितंबर 2023 को पेपर शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत पे पेपर हुआ है, तो बात करेंगे कि इसके अंतर्गत पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत पे शॉर्टली आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी 2023 मेंस पेपर 4th नंबर का जनरल स्टडी का। न्यू बिगनरों के लिए थोड़ा सा बेसिक्स आप इन्फॉर्मेशन में साथ में प्रोवाइड कर देता हूं कि पेपर पैटर्न कैसे वर्क करता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे तो जीएस 4 होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटा 180 मिनट के अंतर्गत पर आपको 3 आवर्स की बेस के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करना होता है। अगर सबसे पहले बात करें तो इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी पे बटा होता है। सेक्शन ए के अंतर्गत पे 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी के अंतर्गत पे भी 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होती है। सेक्शन ए के अंतर्गत पर आपको 125 शब्दों में शॉर्ट आंसर देना होता है, और उसके बाद में सेक्शन बी के अंतर्गत पर आपका क्या होता है कि 200 शब्दों पे आंसर देना होता है, लॉन्ग टाइप आंसर होते हैं। और इसी के अंतर्गत पे 200 शब्द जिसमें लिखना होता है 12 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन 120 नंबर का हो गया। और उसके बाद में शॉर्ट टाइप जो 10 आंसर लिखने होते हैं, 10 आंसर, और 125 शब्दों के बेस के अंतर्गत पे इसमें पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, 80 नंबर का क्या हो गया, पार्ट ए हो गया, और उसके बाद में 120 नंबर का पार्ट बी हो गया। ये तो बेसिक सा इंफॉर्मेशन समझ लिया। एक चीज और ध्यान रखना, न्यू बिगिनरों के लिए मैं प्रोवाइड कर दूं, आप आंसर हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं जो आपका सही लैंग्वेज है, और सभी क्वेश्चन यहाँ पे अनिवार्य है। और इसके अंतर्गत पे कहा गया कि सबके लिए नियत अंक बांटे गए हैं, जैसे कि मैंने बात कर दी है। और सबसे पहले कह रहा है कि स्टूडेंट को ये चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को आपको क्या करनी है, ध्यान में रखना है। 5 नंबर का जो गाइडलाइन जारी किया है, तो इनके द्वारा कहा गया कि जो पेज आपका खाली हो जाता है तो उसको क्रॉस करके ऐसे आप काट दीजिएगा। ठीक है, ये चीज तो बेसिक सा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो बात कहा गया है, क्या पूछी गई है इसके अंतर्गत पे, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इनसाइट। देखिए, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं, लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है। हाउ डज इट हेल्प इन मोरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहले इसने बात करी है कि नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं, मतलब हो गया मोरल इनसाइट से आप क्या समझते हैं, और लोक सेवकों के नैतिक परिस्थिति से यह किस प्रकार का भिन्न है। 8 नंबर का 125 शब्दों के अंतर्गत पर आपको आंसर देना। क्वेश्चन तोड़ा हुआ है। सबसे पहले बात कही गई है कि नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं, और लोक सेवकों के जो होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव वेस के अंतर्गत में, तो उनके नैतिक परिस्थिति में जब उनके सामने कोई परिस्थिति उत्पन्न, आप यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव वेस में चले जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तब आपके सामने कोई नैतिक परिस्थिति को सॉल्व करने में यह किस प्रकार से सहायता प्रदान करता है। 125 शब्दों में आपको इसका आंसर देना था। और दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, जहां पर बात करी गई है सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। इसके अंतर्गत में क्या करना है कि सबसे पहला हो गया सिविल सेवा के संदर्भ, जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे सिविल सर्विस के बेस के अंतर्गत पे सिविल सर्विस जो आपका होगा, तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। सेवा भाव आपके अंतर्गत पे एथिक्स का टॉपिक है। सेवा आपके पास में सेवा का भाव किस प्रकार से काम करता है, पार्ट भी है इसके अंतर्गत पे। दृढ़ विश्वास का साहस, ठीक है, 8 नंबर का है, 8 मार्क्स का है, तो 4 नंबर का ये हो गया, 4 नंबर का दूसरा हो गया, 4 नंबर का इसका बटा हुआ है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ये क्वेश्चन। सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता, मतलब इसकी क्या भूमिका है। सेवा भाव, अगर आपके अंतर्गत पे सेवा भाव है तो वो किस प्रकार से है, सेवा का भाव के बारे में लिखना है। और दूसरी अगर बात करता है आपके अंदर अगर दृढ़ विश्वास का साहस है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, एक अपने अंदर लेके आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, 4 नंबर का ये चीज भी देख लो बांटने का। और उसके बाद में 3rd नंबर का क्वेश्चन है, बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। ठीक है ना, बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है, मतलब अपने दैनिक जीवन मतलब जो चतुर्दिक ऐसे वाले में देखता है और उसके मूल्यों को सीखता है, और उसके मूल्यों को क्या करता है, सीखता है। इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आपके दैनिक जीवन है, यदि आप बालक हैं, बालक क्या करता है, आप क्या कर रहे हैं, अपने चतुर्दिक जो देखता है, मतलब अपने चतुर्दृष्टि या ऐसे नेचर वाले बेस में जो देख रहा है, और उससे मूल्यों को सीखता है, और उसी से क्या करता है, मूल्य। जैसे हम दैनिक जीवन में समाज में देख रहे हैं, उसी से अपने मूल्यों को सीखते हैं। और इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका की विवेचना इसके अंतर्गत पे करनी है। ठीक है ना, 8 नंबर का ये हो गया। और उसके बाद में 4th नंबर का क्वेश्चन है, वैश्विकीकरण के युग में
ठीक है, क्या है, ग्लोबलाइजेशन के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतिशास्त्र समय की मांग है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। वापस रिपीट करते हैं क्वेश्चन, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत के युग में राष्ट्रों के मध्य अनेक जो 195 जैसे कंट्री हो गया उनके मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल एथिक्स समय की मांग है। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी अच्छा पूछा गया है और आलोचनात्मक आपको क्या करनी है, व्याख्या करना है। देखिए एथिक्स को रिलेट किया गया है इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत पे शांति स्थापित करनी है, सुनिश्चित करने के लिए वैश्वीकरण युग में किस प्रकार की समय की मांग है, मतलब समय के हिसाब से किस प्रकार वर्क करता है उसकी इसके अंतर्गत पे डिस्कस करनी थी। 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा करें। क्या कह रहा है, सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच, जैसे कोई सूचना है उसका छिपाव हम सार्वजनिक पहुंच से करते हैं और भागीदारी को बाधित करता है। मतलब ये जो सूचना का जो छिपाव है सार्वजनिक पहुंच में अगर इसको छिपा देते तो उसकी जो भागीदारी थी उस सूचना का तो वो बाधित करता है जो सार्वजनिक पहुंच में पहुंचाने में। तो इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर क्या करनी थी, इसके अंतर्गत पे चर्चा करनी थी। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है एथिक्स का। भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, अभिवृत्ति जिसको कहा जाता है यहाँ पे एटीट्यूड के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। अभिवृत्ति निर्माण, एटीट्यूड होता है, अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, कहीं लिखा भी होगा जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, एटीट्यूड के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। एटीट्यूड कितने प्रकार से होते हैं, लेक्सिकन अगर आप पढ़ते होंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन वो इसी से रिलेट वाला बेस है। एटीट्यूड के अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए तथा अभिवृत्ति निर्माण को, एटीट्यूड निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन करना। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा गया, सीधे शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है ना, पार्ट देखिए क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत पे पूछी गई। जैसे पहले पार्ट में पूछा गया था एटीट्यूड के विभिन्न अवयवों का वर्णन करना, फिर उसके बाद में इसके निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का इसके अंतर्गत पे विवेचन करना था। ठीक है, 7 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि किन्हीं 2 महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तर्क संगत उसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। क्या कहा गया है, किन्हीं 2 महत्वपूर्ण गुणों की आपकी यहाँ पर क्या करना है, विवेचना करनी है जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण, जो पब्लिक सर्वेंट के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तर्क संगत आपको क्या करनी थी, व्याख्या करनी थी। ठीक है, और उसके बाद में 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता को कैसे बढ़ाया दिया जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। सिविल सेवकों के बीच उदारता, देखिए जो सिविल सर्वेंट हैं तो उनके बीच में क्या होना चाहिए कि बीच सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता आपके पास में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बेस इसके अंतर्गत पे कहा गया है, लिबर्टी बेस के अंतर्गत की बात कही गई है और उसी के अंतर्गत पर और ऑब्जेक्टिव बेस की यहाँ पर बात कही गई, उदारता और वस्तुनिष्ठता। ठीक है ना, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिबरलिटी बेस के अंतर्गत पर और ऑब्जेक्टिवली बेस के अंतर्गत की यहाँ पर बात कही गई है और अपना सुझाव देना है सिविल सेवकों के बीच में। ठीक है, अपने सजेशन कह रहा है, गिव योर सजेशन, अपने सुझाव इसके अंतर्गत पे देना है। और उसके बाद में 9 नंबर का क्वेश्चन है, सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इसके अंतर्गत की बात करें तो सुशासन और प्रशासन के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। एक्सप्लेन इन द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सुशासन, एक अच्छे सुशासन, एक अच्छी शासन व्यवस्था और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए संवेगात्मक बुद्धि की क्या भूमिका होती है, इसकी आपके इसके अंतर्गत पे व्याख्या करनी थी। और उसके बाद में 10 नंबर का क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित आपको क्या करनी है यहाँ पर स्पष्ट करना। लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव का जो सोशल इन्फ्लुएंस बेस होता है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कहा गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है और इसके अंतर्गत पे क्या किया गया है, आपको एग्जाम्पल सहित इसके अंतर्गत पे सॉल्यूशन इसका निकालना स्पष्ट इसके अंतर्गत पे करनी है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या, समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, लोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के अंतर्गत पे सोशल इन्फ्लुएंस बेस का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको यहाँ पर आपको स्पष्ट करना था। 8 नंबर का हो गया, 125 शब्दों पे इनके आंसर देने थे।
ठीक है ना। अब सेक्शन बी के अंतर्गत की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जो 10 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन कितना है, 12 मार्क्स का है और 200 वर्डों में आपको इसका आंसर देना था। और अगर बात करेंगे तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट इसके अंतर्गत पे करनी है। नैतिक शासन हो गया, एथिकल गवर्नेंस व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगर आपने व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय एथिकल गवर्नेंस और इसके साथ में एग्जाम्पल बेस के अंतर्गत आपको क्या करनी है, इसको सॉल्व करना। आप समझ गए होंगे, कोई ज्यादा क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछा गया। अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, सार्वजनिक नीतियां बनाते समय एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहा है, यदि आप एक सिविल सेवक हैं, इसको सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा फैक्ट क्या होता है कि आप अपने अंदर लेके देखिए कि यदि आप सिविल सेवक हैं, सार्वजनिक नीतियां बनाते समय एक सिविल सेवक, यदि मैं सिविल सेवक हूं, को एक जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए और उन नीतियों को लागू करते समय उसमें संभावित अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाने की दूरदर्शिता होनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए युक्ति तथा प्रमाण प्रस्तुत इसके अंतर्गत पे करना है। क्या आप सबसे पहले कह रहा है कि अगर आप सार्वजनिक नीति बनाते समय एक सिविल सेवक को क्या करना चाहिए, जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए। ये चीज तो ध्यान रखना है। फिर आगे समझना है क्वेश्चन की, और उन नीतियों को लागू करते समय, जो नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों को लागू करते समय इसमें मतलब वो उसमें ये संभाविता होनी चाहिए कि ये अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाने की दूरदर्शिता होनी चाहिए। मतलब अगर इसकी उपेक्षा हम कहते हैं कि अगर ये नीतियां बनाई गई, क्या पता उसमें से एक ऐसी नीति निकल के आ सकती है, इसकी संभावना हो सकती है, तो वही दूरदर्शिता आपके पास में इसके अंतर्गत पर होना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत है? या पॉजिटिव व्यू निकल के आ सकता है, एक संभावना है कि आपने जो नीतियां बनाई क्या उसका पॉजिटिव व्यू आ सकता है या नहीं आ सकता है। आप में एक आम जनता में वो गुण नहीं होता, लेकिन आप एक सिविल सर्वेंट है तो आप में वो गुण होना चाहिए वाली बात कही गई। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के लिए युक्ति तथा इसके अंतर्गत की क्या कही गई है, प्रमाण प्रस्तुत करने की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है ना, एग्जामिनर के द्वारा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी एथिक्स के बेस में। तो और उसके बाद में कहा गया है कि क्या भगवद गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है, टिप्पणी कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या भगवद गीता क्या हो सकता है कि कैन भगवद गीता बी एन एथिकल्स गाइड फॉर सिविल सर्वेंट? कमेंट अपनी टिप्पणी इसके अंतर्गत पे देना। अगर आपने भगवद गीता पढ़ी है तो आप देखते होंगे किस प्रकार से आपने उस भगवद गीता को आपने अपने अंदर उतारा हुआ है और वह किस प्रकार से आपके दैनिक जीवन में एक लोक सेवक, एक सिविल सर्वेंट को नैतिक मार्गदर्शित करने का काम करता है या हो सकता है। ये बात कही गई, हो सकती है वाली बात कही गई, तो इसमें अंतर्गत आपने कमेंट्स करना है। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14वें नंबर का, नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? ठीक है ना। अगर बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन एक्शन इन एथिक्स, नीति शास्त्र में मानव कर्म हो गया, ह्यूमन एक्शन जो है उसका क्या तात्पर्य है, एथिक्स के बेस के अंतर्गत पे मानव कर्म में मतलब ह्यूमन एक्शन में एथिक्स के निर्धारक और परिणाम की विवेचना कीजिए। ठीक है ना। अगर बात करेंगे, वापस रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। कहा गया है कि नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन एक्शन इन एथिक्स, डिस्कस द डिटर्मिनेशन बेस की बात कही गई है कि मानव कर्म में मतलब ह्यूमन एक्शन में एथिक्स के निर्धारण और परिणाम, जो इसके अंतर्गत पे कंसिक्वेंसी बेस आ रहा है ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन की बात कही गई है। तो नैतिकता के निर्धारण और परिणाम की विवेचना इसके अंतर्गत पे करनी है। ठीक है, दो चीजें तोड़ी गई हैं, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा, वैसे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटिव है नहीं। 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या कहा गया है इसके अंतर्गत पे, राजीव एक आदर्शवादी है। मानो मैंने कहा ना, एथिक्स को सॉल्व करने का सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप उसको अपने अंदर लेके सॉल्व कीजिएगा कि राजीव एक आदर्शवादी है, आइडियलिस्ट है। जैसे कहा कि राजीव इन आइडियलिस्ट है, आदर्शवादी है और उसका विश्वास है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। मतलब आप एक आदर्शवादी हैं, आपका विश्वास है कि आप मानव की सेवा ईश्वर की, आप कहते हैं कि मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है। एक दिन आप क्या करते हैं, वह सरकारी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहा था, अपने अंदर लेके करना। ठीक है ना, आप अपने को मान के चलो। और उसने सड़क पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े देखा जो सहायता मांग रहा था। कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया और राजीव घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया और उसने उसके जीवन की उसने क्या करी, सुरक्षा करी, रक्षा करी। लेकिन इस कारण उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर को खो दिया। उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में राजीव के निर्णय पर टिप्पणी लिखिए। देखिए कितना
अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यदि आप राजीव थे, आप क्या करते थे कि आप एक आइडियलिस्ट हैं, आपका विश्वास है कि आप क्या करते हैं कि मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है। एक दिन आप क्या था कि सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे और आपने रास्ते में क्या दिखा कि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति पड़ा हुआ था जो क्या कर रहा था, सहायता मांग रहा था और कोई उसके सहायता करने के लिए नहीं आ रहा था। और उसके बाद में आपने क्या किया कि आपने उसको हॉस्पिटल ले गए और उसके जीवन की रक्षा कर दी, उसको बचा दिया। लेकिन इसके कारण आपका क्या हो गया कि जो आपका गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू था उसका अवसर, आपने सरकारी नौकरी का अवसर खो दिया क्योंकि आप इंटरव्यू में पहुंचे नहीं, तो अवसर खो दिया। तो उपयुक्त इस परिस्थिति के प्रकाश में राजीव के निर्णय पर टिप्पणी। अब आपने जो ये निर्णय लिया तो इसके अंतर्गत पर आपने क्या करनी है, निर्णय पर एक टिप्पणी लिखनी है। 12 नंबर का है, 200 शब्दों के अंतर्गत पे लिखना है। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, आप इजीली इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। उपयुक्त उदाहरण के साथ में क्या करना है, यहाँ पर समझाने की कोशिश करनी, डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। लोक जीवन के उद्देश्य जो होता है कि मेजर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या है, डायरेक्टली है, ठीक है ना। आप लेक्सिकन की बुक उठा के देखिए, उसमें लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या है उनकी बात कही गई। आप एग्जाम्पल बेस से समझाना चाहते हैं तो नॉर्मल आप बुक से नहीं देना चाहते तो आप अपने एग्जाम्पल बनाकर भी इसको साझा कर सकते हैं। 200 शब्दों में आप इसका आंसर दे सकते थे, आसान शब्दों में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया। आगे बात करेंगे 17वें नंबर का क्वेश्चन है। 17वें नंबर की बात करेंगे। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जाता है। एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे। यदि आप कहें कि एक सिविल सर्वेंट है, आपको काम दिया जाता है कि सोशल मीडिया का उपयोग जो जनता की राय को सकारात्मक तथा नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जाता है। आप दैनिक जीवन में भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है जनता की राय को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए। अगर आप उसके अंतर्गत में सिविल सर्वेंट है, आपको इस काम को दे दिया जाता है तो आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करना है अपने शब्दों में इसको लिखना था, 200 शब्दों में, ठीक है ना। और उसके बाद में ऐसा ये नहीं कि आप एक्यूरेट कोई बुक से आंसर इसका लिख लो डायरेक्टली प्रिंट करके, ऐसा कुछ नहीं, जेरोक्स करके। आपको क्या करना है कि अपने व्यू पॉइंट एथिक्स में देनी होती है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। और नंबर के लिए प्लस मार्किंग बेस के लिए ये बहुत अच्छा पेपर होता है एथिक्स से। 18वें नंबर का क्वेश्चन है। ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर एवं बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं भयानक है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ज्ञान के अभाव में, अगर आप मतलब ज्ञान का अभाव है, कोई इंसान है, अब ऐसे मान के चलो कि कोई इंसान है, उसमें ज्ञान का अभाव में वो में सत्यनिष्ठा कमजोर एवं बेकार है। उसकी सत्यनिष्ठा मतलब सही बोलने की प्रवृत्ति कमजोर हो गई एवं क्या है, बेकार हो गया है। लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं भयानक है। अगर आपके अंतर्गत पे सत्यनिष्ठा यहाँ पे नहीं है, नॉलेज बेस आपके पास में नहीं है, तो क्या हो गया कि अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं भयानक है। क्या है, ज्ञान भयानक और खतरनाक है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए कह रहा। वापस रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन कि अगर ज्ञान के अभाव में, ज्ञान का अभाव है और उसके अंतर्गत पे जो आपके पास में क्या है कि सत्यनिष्ठा क्या हो रही है, कमजोर एवं बेकार है। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आपकी सत्यनिष्ठा कमजोर है और वह बेकार है। लेकिन क्या कह रहा है कि सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक है एवं भयानक है। इस कथन को अपने शब्दों में लिखना, वही करना है कि कोई बुक से छाप के आपको आंसर नहीं लिखनी, अपने व्यू पॉइंट इसके अंतर्गत पर भी देनी थी, ठीक है ना। 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई है लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन न करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, ठीक है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं, नॉन परफॉर्मेंस की बात कही गई है ऑफ ड्यूटी बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन अ टाइप ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार में। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, आपको तर्क सहित इसकी व्याख्या करनी थी। लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन मतलब अपने कर्तव्य का पालन न करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। देखिए, यदि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, अगर आप अपने कर्तव्य, आपको जो दायित्व दिया गया, जो पोस्ट दिया गया, उसके अंतर्गत पर आप उसको का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम से ड्यूटी नहीं जा रहे, उसमें करप्शन कर रहे हैं, एटसेट्रा सब पॉइंट आ जाती हैं, तो आप उसके भ्रष्टाचार, एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तर्क संगत आपको क्या करनी है, इसके अंतर्गत पे व्याख्या करनी है, ठीक है ना। ये भी आप समझ होंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, उन रणनीतियों का वर्णन करें जो सिविल सेवक परिवर्तन के प्रति विरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकता है और नई नीतियों तथा पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकता है। देखिए, आपके पास में टाइम कम होता है, 180 मिनट के अंतर्गत आपको 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो
आपको क्वेश्चन को जल्दी समझने की आपके अंतर्गत पे एक कैपेसिटी क्षमता भी ये चीज़ होनी चाहिए। 30 सेकेंड के अंतर्गत पर या 1 मिनट के अंतर्गत पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने समझना है, नहीं तो 20 मिनट आपके खा जाओगे आप ऐसी वाले में। 20 को अगर 10 मिनट के अंतर्गत पे सारे 20 क्वेश्चन आप समझने की प्रवृत्ति रख रहे हो तो आपका बहुत अच्छा है। इसलिए ध्यान में रखो। 20 क्वेश्चन लास्ट बात करते हैं उन रणनीतियों का आपके अंतर्गत पर, आप स्ट्रेटेजिकल बेस के अंतर्गत पर आप रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति का वर्णन करो जो सिविल सेवक परिवर्तन के प्रति विरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं। क्या कह रहा है? जो सिविल सेवक परिवर्तन के प्रति विरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं और नई नीतियों तथा पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी करा सकते हैं। देखिए, यदि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, अगर आपके द्वारा एक नीति को बनाया गया है, मानो ये नीति बनाई गई है और उस नीति के प्रति विरोध हो रहा है, तो उसको आप कैसे नियोजित कर सकते हैं और उसके प्रति आप कैसे सपोर्ट ले सकते हैं या उसके विरोधियों को आप कैसे रोक सकते हैं। उस नीति को चलाने के लिए आपने कोई नीति बनाया, आपको उस नीति को चलाना है, तो उसमें विरोधी भी आएंगे, उसमें सपोर्टर भी आएंगे, तो विरोधियों को आप कैसे रोकेंगे और आप सपोर्टरों को कैसे अपने प्रभावी ढंग से उनको राजी करा सकेंगे या उनको ही कैसे आप राजी करेंगे। तो इसमें अपने विचार इसके अंतर्गत पर वर्णन करना था, ठीक है ना। देखिए, यूपीपीएससी बेस के अंतर्गत पे जीएस पेपर 4th नंबर के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे एथिक्स बेस के, तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार के इनके आंसर हो सकते थे, किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को समझ सकते थे। हो सकता है कि आपके समझने या सोचने की प्रवृत्ति कुछ इसके अंतर्गत पर अलग हो सकती है, कुछ अपने व्यू पॉइंट भी होते हैं, क्योंकि एथिक्स का पेपर अलग अलग सोचने की प्रवृत्ति पर ही निर्भर करता है। इसीलिए यूपीएससी या स्टेट पीएससी बेसों के अंतर्गत पर एथिक्स पेपर को जोड़ा गया, ठीक है ना। आसान शब्दों में हमने पेपरों के क्वेश्चनों को डिस्कस किया, कैसे करके 2023 में यूपीपीएससी बेस में क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद।